गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जो अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है, एक नया नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा दिया गया कि रेलवे जेई की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, कब इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम हो सकता है और आपको किस हिसाब से इसकी तैयारी करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों पर थोड़े थोड़े करके हम लोग चर्चा को करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन के हिसाब से जेई की जो बहाली है लगभग 8,000 बहाली आई है। ठीक है, 6 साल बाद ये बहाली फिर से झुनझुना, हमने कहा था आपको, ये झुनझुना की तरह कारोबार जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन जो आया उसी में हमको क्या करना है, मेहनत करना है और अपना एक सीट रिजर्व रखना है, लेना है। इसके लिए तैयारी कैसे की जाए, इस पर चीज़ों पर, इन सभी चीज़ों पर भी हमको चर्चा करने हैं। ठीक है, चलिए। तो 7951 वैकेंसी आपके पास आई है रेलवे जेई की, जिसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस पोस्ट कौन कौन से आए हैं तो बात करेंगे। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आया है, डिपो सामग्री अधीक्षक, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डीएमएस, डिपार्टमेंटल मटेरियल सुपरिटेंडेंट। और ये रेलवे का सबसे राजा पोस्ट माना जाता है। ठीक है, डीएमएस का पोस्ट जो है बहुत ही बेहतरीन पोस्ट में से एक माना जाता है। ठीक है, चलिए, इसके कई सारे कारण हैं। उसके बाद आपका रासायनिक और धातुक और मेटलर्जी वालों का भी यहाँ पर सीट आया है। रासायनिक पर्यवेक्षक एंड इन्वेस्टिगेशन में भी सीट आया है। मेटलर्जी पर्यवेक्षक का भी यहाँ पर जो है वो सीट है वो आया है। ठीक है, चलिए, इन सभी ब्रांच का यहाँ पर सीट आया है। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो ऑनलाइन बैच है 30/7 से आपका स्टार्ट हो गया है। 30/7 से आपका जो फॉर्म भराना है वो स्टार्ट हो जाएगा 29/8 तक, यानी लगभग आपको 1 महीने का डेट जो है वो फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से बच्चे जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए कि आयु सीमा क्या क्या रखी गई है। आयु सीमा जो है वो 18 से लेके 36 साल तक है। ठीक है, दोनों कैटेगरी के लिए। और इसमें जो आपका रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी वालों को 3 साल का और एससी एसटी वालों को 5 साल का वो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्जाम कैसे होगा और इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है तो उसको भी हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, जो हमने आपको बता दिया, पे स्केल बता दिया। इसमें क्या होगा कि टोटल सीट जो है, टोटल सीट का सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। क्या होगा? सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 जो है उसमें आपको कितना, जो आपका है 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 90 मिनट में क्या क्या आएगा अगर हम वो बात करेंगे तो आपको 30 मार्क्स का मैथ आएगा, 25 मार्क्स का रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आपका आएगा 15 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आपका साइंस आ जाएगा। यानी कुल मिला के साइंस का यहाँ पर आपको भरपूर वेटेज मिलेगा। साइंस, मैथ और रीजनिंग करके आप जाते हो सीबीटी 1 में, आप निश्चित तौर से सिलेक्शन लेकर आ जाओगे। ठीक है, टोटल 15 गुना आप जिस जोन से फॉर्म भरेंगे, हर एक जोन का सीबीटी 1 के लिए 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। 1/3 नेगेटिव होगा इसमें। ठीक है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, इसमें 1/3 जो है आपका नेगेटिव का भी प्रावधान रखा गया है।
दूसरी सेकेंड स्टेज जो होगा CBT 2 होगा वो 120 मिनट का होगा और प्रश्नों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी 150 होगी। 150 में देखेंगे तो 100 आपका ट्रेड आपने जिस ट्रेड से बीटेक या डिप्लोमा किया है उसी ट्रेड का आपका 100 क्वेश्चन होगा और 50 क्वेश्चन में आपका 15 हो जाएगा सामान्य चेतना। यानी यहां पर आपका मैथ जो है खत्म हो गया, भौतिकी और फिजिक्स बायोलॉजी यहां पर नहीं है। CBT 2 के लिए आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। 15 आपको सामान्य चेतना, 15 आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, 10 आपको कंप्यूटर पढ़ना है और 10 आपको इकोसिस्टम के बारे में, पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। और आपका ट्रेड का 100 क्वेश्चन, टोटल आपका 150 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम 150। CBT 1 में 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। CBT 2 में आपको 1.5 यानी 2 घंटे में 30 मिनट बढ़ता है और 50 क्वेश्चन यहां पर आपके पास बढ़ जाता है। दोनों में 1/3 नेगेटिव है। यहां पर क्या करेंगे CBT 2 में वो क्या करेंगे कि 1.5 गुना बच्चे को वो क्या करेंगे फिलहाल के लिए। लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन है उसमें वो 1.25 बच्चे को क्या बुलाएंगे मेडिकल के लिए बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे और वहां से फिर वो देंगे। क्योंकि रेलवे ने वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया और वेटिंग लिस्ट के नाम पर अब हम लोगों को कुछ दिया नहीं जाता तो ये ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं बुलाएंगे। तो पहले स्टेज में 15 गुना, उसके बाद आपका 1.2 गुना 5 गुना जो हो जाएगा वो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले हैं। मैकेनिकल में जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, ऑटोमोबाइल होता है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेकाट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल है, मशीनिंग है, टूल्स एंड मशीन है, टूल्स एंड डॉय मेकिंग है, इन सभी ट्रेड में जो हमारा बीटेक या डिप्लोमा होगा वो लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, कंप्यूटर वालों का है, कम्युनिकेशन में भी है, ठीक है, IT वालों का है। इन सभी ट्रेड के जो बच्चे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि CBT 1 और CBT 2 जो है वो भी कैसे होगा। अगर हम बात करेंगे जितने भी बच्चे उनको कराया जाएगा, उनको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर आपका मेडिकल प्रोसेस होगा। तो टोटल इसमें जो है 4 स्टेप होने वाला है। कितना होने वाला है 4 स्टेप आपका जो है वो होने वाला है। ठीक है, टोटल कितना स्टेप 4 स्टेप। पहला CBT 1, दूसरा आपका CBT 2, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। 4 स्टेप। पहले स्टेप में 15 गुना बच्चे को ये लेंगे, दूसरे स्टेप के लिए वो डायरेक्ट सीट के हिसाब से कंपेयर करके वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है भाई? अच्छा, हमने सिलेबस भी आपको बता दिया कि पहले में 100 क्वेश्चन है और दूसरे में आपका 150 क्वेश्चन है। तो इसका अगर हम प्रिपरेशन की बात करेंगे कि कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सर इसका प्रिपरेशन किया जाए। सबसे पहले आप क्या करिए, आपने अगर ALP टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, आपने इन दोनों का अगर फॉर्म भरा है तो सबसे पहले आप मैथ तो पढ़ रहे होंगे, साइंस तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, जीके GS भी आप पढ़ ही रहे होंगे। तो जो भी आपने पढ़ा है उसको आप अच्छा सा रिवीजन दीजिए और जो आपकी तैयारी का लेवल था उसको अपग्रेड करिए। ठीक है, जैसे भी आप कर सकते हो, आपको तैयारी का लेवल सबसे पहले आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो 15 गुना कितना होता है, लगभग ये आपका भी 1,20,000 के करीब आपका रिजल्ट आने वाला है। CBT 2 के लिए रिजल्ट आने वाला है अगर हम ओवरऑल इसको कंपेयर करें तो। और कम से कम 20 लाख से कम बच्चे इसका फॉर्म नहीं डालेंगे। हमारा मानना है कि 20 लाख से कम बच्चों इसका फॉर्म नहीं डालेंगे। और अगर 20 लाख बच्चे इस फॉर्म को डालते हैं तो सोचिए कंपटीशन का लेवल क्या होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को जो है एनालाइज करिए। जो आपका वीक पोर्शन है अभी से उस पोर्शन पर लग जाइए। अगर मान लीजिए आपका मैथ कमजोर है तो सबसे पहले आप ये सिलेक्ट करिए कि मैथ में आपका कौन सा टॉपिक जो है आपका वो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है या फिर बनने में देरी करता है या फिर वो गलत हो जाता है। यानी वीक पोर्शन को
सेलेक्ट करिए, उसको आप आइडेंटिफाई करके उसको क्लियर करिए। उसके अलावा साइंस में भी ऐसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका फिजिक्स कमजोर है, बायोलॉजी कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है। जनरली बच्चों का बायोलॉजी में समस्या होती है, तो बायोलॉजी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए CBT 1 होगा तभी आप CBT 2 के लिए जाएंगे, और CBT 2 में अगर 30 क्वेश्चन अगर उसने बोला है रेलवे ने कि जनरल साइंस का वो देगा, तो आप यकीन मानिए 10 से लेके 15 क्वेश्चन वो बायोलॉजी का आपको देगा, यानी वो 40 से लेके 50% बेचट होता ही होता है बायोलॉजी का। ठीक है, तो आप बायोलॉजी पे ध्यान देंगे। आप दूसरा एक चीज को स्किप कर सकते हो, ठीक है, आपने मैथ रीजनिंग के साथ साथ साइंस को अगर पकड़ लिया है तो जनरल अवेयरनेस को आप स्किप कर सकते हो। CBT 1 के लिए आपको स्किप करना होगा, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप जनरल अवेयरनेस को स्किप मत करें, आप जनरल अवेयरनेस की जगह रीजनिंग पर जो है थोड़ा कम ध्यान लगाएं। ऐसा मैंने क्यों कहा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि CBT 2 में भी जनरल अवेयरनेस जो है 15 मार्क्स का आपका आना है। ठीक है, और CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद CBT 2 होने में कोई ज्यादा टाइम वो देता नहीं है। कोई भी जनरली जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादा गैप नहीं होता है। तो अगर आप CBT 1 से ही जनरल अवेयरनेस को अगर अच्छे से करके जाते हैं तो CBT 2 में भी आपको ज्यादा आसानी होगी। और अगर जनरल रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग अगर 25 क्वेश्चन है, वो जो कमजोर बच्चा भी होगा, अगर उसने प्रैक्टिस सिर्फ करी होगी, ना कोई कोर्स लिया होगा, ना ही कुछ उसने कुछ स्पेशल क्लास करी होगी, फिर भी वो 15 से 20 क्वेश्चन के करीब में बनाएगा। ठीक है, यानी रीजनिंग में एक मिनिमम स्कोर जो होता है वो 70% हो जाता है अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो। ठीक है, और अगर आपका एवरेज स्टूडेंट अगर जनरल अवेयरनेस की बात करोगे तो 30% बनाता है। देखो परसेंटेज का कितना बड़ा डिफरेंस आएगा कि अगर नॉर्मल बच्चा होगा तो वो ठीक, अगर उसका अगर अच्छा एग्जाम गया है नॉर्मल बच्चे का, तो जनरल अवेयरनेस में वो 5 क्वेश्चन करेगा, 5 से 7 क्वेश्चन खत्म करते वो बनाते बनाते उसका हालत खराब हो जाएगा। और अगर एक्सीलेंट बच्चा होगा वो भी 10 से 12 पे आके निपट जाएगा। 15 आउट ऑफ 15 कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन का गैप कितना का हो गया, गैप हो गया 8 क्वेश्चन का गैप बनता है, जो कि CBT 2 में जाके आपको पता लगेगा कि वो 5 से 8 क्वेश्चन का जो गैप है किसी का रिजल्ट हुआ देगा, किसी का रिजल्ट नहीं हुआ देगा। तो इस चक्कर में मैंने कहा कि आप CBT 1 में ही जनरल अवेयरनेस पर अच्छा ध्यान देंगे, रीजनिंग पर थोड़ा कम फोकस करेंगे, मैथ साइंस पर जो आपका फोकस है वो ज्यादा करना ही करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया सिलेबस की बात। तो इसके लिए सर आप क्या कर रहे हो, आपका ये क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए हमारा जो ऑनलाइन बैच है बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लॉन्च हो जाएगा, और साइंस की जो हमारी डेली सीरीज है वो लगातार आप लोगों के लिए चल रही है। निश्चित तौर से आप लोग इस सेशन में जुड़िएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा साइंस से रिलेटेड जो भी समस्या होगी आपकी वो दूर करा दी जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया है, हमने आपको बता दिया है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आप इसका तैयारी करिए। जोन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिएगा। जोन सिलेक्ट करने में देखिए किसी का बात मत मानिए, आप अपने हिसाब से जोन सेलेक्ट करिए, और इतना विश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप रखिए कि आपने जो किया है, आपने जो सेलेक्ट किया है वो आपका बेस्ट जोन है। ठीक है, क्योंकि जोन के लेके ज्यादा इसमें अब समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि वैकेंसी इतना कम आता है तो मार्जिनल कट ऑफ का डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा कट ऑफ का डिफरेंस जो है वो नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो यही बताना था आप लोगों को। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू।